हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, ये जो 9th क्लास में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ना केमिस्ट्री के, ये क्या है, एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। फिर क्या जो मैटर है वो प्योर है इम्प्योर है, उनका क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जो एटम्स होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, और जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम जानेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि पुराने समय से ही क्या होता आया है कि जो ह्यूमन है वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। ठीक है, कि सबका मन करता है कि भाई हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानें कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे कैसे वर्क करती हैं। तभी तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा, फिर उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मैटर के बारे में सबसे एटम्स के बारे में जो सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो दिया था हमारे इंडियन फिलोसफर हैं एक महर्षि कर्नाद के नाम से। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम किसी एक मैटर को डिवाइड करते जाएं तो वो क्या होगा कि ये एक स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मैटर या जिसको उन्होंने क्या कहा था, पदार्थ कहा था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका होगा, इसके आगे हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, या इससे छोटे पार्टिकल्स में हम उसको क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और उसको ही उन्होंने क्या नाम दे दिया था, परमाणु नाम दिया था। ठीक है, कि मैटर या पदार्थ का वह छोटा से छोटा पार्टिकल्स जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, एटम्स या परमाणु नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद एक और इंडियन फिलोसफर आए जिसका नाम था पखुदा कटियायामा। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारे आसपास के जो भी पार्टिकल्स हैं ना वो क्या करते हैं, नॉर्मली कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट इन ए कंबाइन फॉर्म, और ये कंबाइन फॉर्म ही हमारा क्या बनाती है, मैटर बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो और भी मतलब जो साइंटिस्ट आए, हमारे फिलोसफर्स आए, उन्होंने भी इसी तरीके का क्या दिया था, डेफिनेशन दी थी किसकी, परमाणु के बारे में। ठीक है, अब एक दो नाम आते हैं, डेमोक्रिटस और दूसरा ल्यूसिपस। ठीक है, उन्होंने भी सेम यही डेफिनेशन दी कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी मैटर को। ठीक है, तो उसको डेमोक्रिटस ने क्या बोला था, उस इनडिवाइजेबल जो पार्टिकल्स है उसको उन्होंने क्या बोला था, एटम्स, जिसका मीनिंग होता है इनडिवाइजेबल, है ना। और ये जो भी अभी हमने कहा कि देखो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि भाई क्या चाहता है इंसान अपने आसपास, क्या चाहता है कि अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या क्या थ्योरी हैं उसको मैंने एक एनसीईआरटी से एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जो सबसे पहले आइडिया दिया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, ठीक है, वो किसने दिया था, एक इंडियन फिलोसफर थे जिसका नाम था महर्षि कर्नाद। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कहा था
कि हम अगर मैटर को क्या करें, डिवाइड करें, ये डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और इससे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड नहीं हो सकता, और उसी ही पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद एक इंडियन फिलोसफर जिसका मैंने नाम बताया, फखुदा कतियायामा, उन्होंने क्या बोला कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये कंबाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं, और वो ही क्या बनाते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जब एटम आपस में क्या करते हैं, इससे पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि देखो, जब एटम्स आपस में क्या होता है, कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होता है तो क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। तो जो ये मैटर है ना हमारा, इसकी स्मॉलेस्ट जो फॉर्म है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, एटम है, ठीक है। अब वो तो फर्दर भी डिवाइड किया जा चुका है एटम का, बट वो हम आगे के लेक्चर्स में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको माना गया है, एटम को माना गया है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसमें दो ग्रीक फिलोसफर्स है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी सेम यही बोला कि जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या कहलाता है, हमारा एटम्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये जो भी था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं गया था, ये एक तरीके की कहानी, या मैं बोल दूँ हाइपोथेटिकली बोला जा रहा था ये, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो इसके बारे में बात की कि भाई मतलब ऐसे ही बोला गया कि भाई ठीक है, ऐसे होता है, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था इनके लिए, इनकी वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ 18th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, साइंटिस्टों ने क्या करा, धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, 18th सेंचुरी के एंड तक। तब कुछ साइंटिस्टों ने क्या करा, पहचानना शुरू किया कि भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो इसके बारे में 18th सेंचुरी के लास्ट में पता हुआ, और ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में पता हुआ किसको, साइंटिस्ट को, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में जो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जो बात की गई, वो सबसे पहले हमारे दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लिओसियर और जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने सबसे पहले 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि जैसे भाई 18th सेंचुरी आती गई, कोई कुछ मतलब बोल के चला गया कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर कैसे बनता है, लेकिन इसकी कोई एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन नहीं थी। तो इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद साइंटिस्टों को पता चला कि भाई एटम और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, और ये क्यों कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की गई कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जो सबसे पहले बात की गई, वो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बात की, लवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बात की थी। तो सबसे पहले आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो किसने दिया, जो हमारे लवोसियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। अब एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी 3.1 दे रखी है, इसको समझते हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसमें कुछ नहीं, इन्होंने क्या करा है, एक एक्स और एक वाई 2 पार्ट्स बनाए हैं, और उसमें अलग अलग क्या लिया है, इन्होंने कंपाउंड्स को लिया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इस तरीके का एक फ्लास्क, या मैं फ्लास्क लिया है, कोनिकल फ्लास्क, और इसके अंदर उन्होंने क्या भर दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन Y को भर दिया है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या करा है, सॉल्यूशन X को भर दिया है, ठीक है।
और ये क्या है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब है, उसके अंदर सॉल्यूशन X को भरा है, ठीक है, और इसको धागे की हेल्प से ऊपर की तरफ बांध दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया है, कॉर्क लगा दिया है। तो देखो पहले उन्होंने क्या करा कि पहले तो इन दोनों का अलग अलग मास उन्होंने नोट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्क लगा दिया और इसको ऐसे हिला के किसी भी तरीके से ये इग्निशन ट्यूब इसके अंदर तोड़ दी, तो इसका मास भी नोट किया गया। तो दोनों का मास क्या आया, जो दोनों का डिफरेंट मास था उन्हीं का कॉम्बिनेशन इन दोनों का मास आया, ठीक है, मिक्स कर देने के बाद भी। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इसमें क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, यहाँ पे तो क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है कि भाई हमने सिर्फ क्या करा है, इग्निशन ट्यूब को इसके कोनिकल फ्लास्क के अंदर तोड़ा है, और कोई भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है इसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर। तो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन के थ्रू या किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू कोई भी चेंजेस होता है, तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जो हमने रिएक्टेंट लिए थे, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए और क्या लिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 2 एटम्स लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना हो गया, 1 होता है, यहाँ पे कितने एटम है, 2, और इसके आगे क्या लगा है, 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 एटम, तो इसका मास कितना हो गया, 4 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, जो O की फॉर्म में होता है उसका 16 मानते हैं हम, तो O2 का कितना हो गया, 32 ग्राम। और यहाँ पे जो वाटर बना इन दोनों का, देखो यहाँ पे देखें तो कितना हो गया, 36, यहाँ पे जो वाटर बना उसका मास भी कितना है, 36, 2 ऑक्सीजन 32 और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया, 36 मास हो गया इनका, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितना मास है उतना ही रहेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम लिया हमने, उसको हीट किया, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे देखा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड 4.4 ग्राम था, और यहाँ पे टोटल जो रिएक्टेंट था वो हमारा कितना था, 10 ग्राम। तो आप बता सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो उसका मास कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आई, CO2 का मास 5.6 ग्राम। यही हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ना हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते और ना ही हम कुछ अपनी तरफ से डिस्ट्रॉय कर सकते। हमने जो भी रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्शन करने के लिए मटेरियल लिया है उसका प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा, ऐसे समझो इसको। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकंड आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये किसके थ्रू दिया गया है, ये दिया गया है जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो बेटा, कई कंपाउंड्स क्या होते हैं कि क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, कई कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब ये 2 या 2 से अधिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, और इन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होता है ना, रेशियो होता है ना, वो सेम होता है, चाहे वो कहीं से भी बनाए गए हों, कैसे भी प्रिपेयर किए हों, किसने भी प्रिपेयर किए हों, और ये कहीं से भी आए हों, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि जैसे
एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। तो ये वाटर चाहे हम दिल्ली से ले, बॉम्बे से ले, कुएं से ले, नल से ले, टब से ले, या फिर नदियों से ले, झरनों से ले, कहीं से भी ले, वाटर का कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो 1:8 ही रहेगा। इसी तरीके से NH3 यानी कि अमोनिया में भी मास रेशो 14:3 ही रहेगा, चाहे अमोनिया किसी भी रिएक्शंस के थ्रू बनाई गई हो। ठीक है, यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको एक अलग नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, कि इसका किसी भी कंपाउंड्स का प्रोपोर्शन या रेशियो है वो डेफिनेट या कांस्टेंट ही रहता है। उसका सोर्स व्हाटएवर कुछ भी हो, कहीं से भी लिया गया हो वो, तो उसके प्रोपोर्शन में, उसके मास रेशियो में कोई भी असर नहीं आने वाला है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें समझा दिया कि हम वाटर कहीं से भी ले, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रेशो कितना रहने वाला है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रेशो 12:32 बोलूँ या 3:8 बोलूँ, तो ये क्या है, इनका फिक्स रेशो रहने वाला है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कंबल्जन से बनाई गई हो या फिर चाहे किसी सोर्स या उससे निकली हो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराएंगे हम तो क्या निकलती है CO2, या फिर कंबल्जन के थ्रू कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कंबल्जन के थ्रू CO2 बनी हो तो उसका प्रोपोर्शन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला होता है उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, वह एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन, कि भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन ही क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों कंबाइन करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इसके बारे में, भाई मतलब कंबाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहले थ्योरी प्रोवाइड कराई केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि भाई ये आपस में क्यों कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स, तो उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, हमारे डाल्टन साहब ने बताया था। ठीक है, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि जो ऑल मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं, चाहे कंपाउंड्स की फॉर्म में है, चाहे मिक्सचर्स की फॉर्म में है, तो वो किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एटम्स बोलते हैं जिसको हम, कि जो भी कंपाउंड्स मिक्सचर्स या एलिमेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं, और ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, अब देखो जो डाल्टन ने बताया हमें इसके बारे में, तो सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि भाई जो इसका जो इसके बारे में बात की, नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि सबसे पहले क्या कहा कि डाल्टन ने कि अगर हम किसी भी चीज़ को क्या करें, डिवाइड करते जाएं तो क्या होगा कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है हमें, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एटम्स बोलते हैं, है ना। और सबसे पहले जो केमिकल ये एटम्स और कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, एटम्स और जो कंपाउंड्स हैं आपस में, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसके बारे में भी सबसे पहले डाल्टन ने ही क्या बताया था, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ दिया था जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो जोसेफ एस प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये जो डाल्टन ने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो जिसको हम पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, टीनी पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, और वो यही केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं। और ये क्या है, एटम्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। एटम्स आर इंडिवाइजेबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स है ना, वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है और उसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिवाइडेबल होता है और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। Atoms of a given elements are identical in mass, size and chemical properties। कि जो भी एटम्स हैं एक रिएक्शंस के अंदर या एक ही एलिमेंट्स के एटम, जैसे कार्बन के एटम्स हैं उनका शेप, साइज, मास या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कार्बन के एटम का सबका मास कितना होगा, 12 ग्राम्स, चाहे वो कहीं से भी लें हम कार्बन को, ठीक है, कितना होगा, 12 ग्राम। जबकि कार्बन का तो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो गए, तो इनका मासेज और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कार्बन किसी और के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाएगा, ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी या मासेज भी क्या होंगे, उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में कार्बन का 1.2 एटम्स कंबाइन कर रहा है या हाफ एटम्स, नहीं, होल नंबर में ही एटम्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स, यानी कि देखो, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो कार्बन का एक एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, CO2। तो इसका मतलब है रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी कि रिलेटिव नंबर की कार्बन का 1 होगा, ऑक्सीजन के 2 होंगे, और काइंड्स ऑफ एटम, इसमें एक एटम्स कार्बन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा। तो ये भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और इससे कॉन्स्टेंट ही एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये था पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आगे तो बहुत कुछ डिस्कवर हो चुका है जो आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपके में इतना ही है तो इतना ही पढ़ो, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, NCERT में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बाद हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं NCERT में, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। शो दैट these observation are in agreement with the law of conservation of mass। यानी कि देखो सीधा सीधा क्या है, उन्होंने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH से मिलके आपस में इन्होंने रिएक्शन करी तो क्या बना, प्रोडक्ट। ये तो है हमारे रिएक्टेंट और ये इधर बनेगा वो क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम एसिटेट प्लस में साथ में क्या बना, CO2 और प्लस में क्या बना, वाटर बना, ठीक है। अब इसका इन्होंने वेट दे रखा है, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो इसका वेट कितना है, सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम है ना, और 6 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो टोटल वेट कितना हो गया, 11.3 ग्राम हो गया किसका, रिएक्टेंट का। इधर प्रोडक्ट का कितना दे रखा है, 2.2 बता रखा है ग्राम CO2, 8.2 दे रखा है सोडियम
सोडियम एसीटेट और इसमें 0.9 ग्राम दे रखा है वाटर। तो इन सबको जोड़ो 8.2, 2.2 और 0.9 ग्राम, टोटल कितना हो गया 9 2 11 12 13 11.3 ग्राम। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास है इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, यानी कि 1:8 में, यानी कि जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल काम आएगा, एक एटम काम आएगा, तो ऑक्सीजन का कितना मास काम आएगा, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8, ठीक है। बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 के लिए कितना चाहिएगा, वह सीधा सीधा 24 ग्राम चाहिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि उसके लिए कितना चाहिएगा, 24 ग्राम चाहिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि क्या है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, उसने बोला मतलब कौन सा नंबर का पोस्टुलेट्स है। तो एनसीईआरटी में ये जो हमारा पोस्टुलेट्स नंबर इसमें है, पोस्टुलेट्स नंबर क्या है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें लगभग है होल नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड आर कांस्टेंट्स, ये है पोस्टुलेट्स नंबर 6, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स नंबर 6 बताता है इसके बारे में। विच पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताता है कि हमारा जो रिलेटिव कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स, ये भी पोस्टुलेट्स नंबर 6 बात करता है इसके बारे में कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं, ठीक है। और जो 3 नंबर क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो पोस्टुलेट्स नंबर 2 बताता है कि ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। अब बात करते हैं व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है, देखो एटम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हुई देखी होगी। पहले क्या बनती है, दीवार बनती है, तो उसका बिल्डिंग मतलब जो ब्लॉक है वो क्या होता है, ईंट होता है, ईंट से मिलके दीवार बनाते हैं, दीवार से चारों तरफ की वॉल क्रिएट करके हम एक कमरा बनाते हैं, और जब बहुत सारे कमरे उसके आसपास ही बना दिए जाते हैं तो उससे एक बिल्डिंग बन जाती है। तो इनका बेसिक्स जो है ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है भाई, ब्रिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो उसका चींटी का जो बिल होता है उसमें भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, वो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है। तो इसी ही तरीके से जो मैटर है ना, जो एटम्स है वो मैटर का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यानी कि एटम से ही मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है, कंपाउंड्स, और फिर मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो एटम्स क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं। तो क्या है हमारे जो एटम्स हैं, एटम्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। यानी कि जो भी मैटर है उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, यहाँ पे एटम्स हैं। और एटम्स क्या है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि एटम्स है ना वो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हीलियम और नियोन का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है, ये O2 और N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये था हमारे एटम्स के बारे में। अब देखो हाउ बिग द आर एटम्स।
एटम्स कितना बड़ा होता है। तो देखो अगर हम साइज ऑफ एटम्स की बात करें तो हमारी इमेजिनेशन से ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। साइज ऑफ एटम्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो जो साइज ऑफ एटम्स होता है ना वो बहुत छोटा, बहुत टिनी पार्टिकल्स होता है, आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि जो हमारे बाल होता है ना, बाल देखो कितना पतला होता है, उससे भी आप सोचो तो लाखों हजारों गुना कम होता है उसका साइज, ठीक है। तो साइज ऑफ एन एटम इज किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर, मतलब 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर एक में हम किसका भाग दे दे, 10 के ऊपर 9 जीरो लगाएं और जब उसका भाग दे तो हमें 1 नैनोमीटर मिलता है। 1 मीटर में 10 की पावर -9 क्या होता है, 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो सोच के देखो कि कितना छोटा पार्टिकल्स होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अगर हम साइज की बात करें तो साइज में देखो क्या होता है कि एप्पल होता है ना, एप्पल हमारा जो उसका साइज होता है 10 की पावर -1। आंट है, चींटी है, उसका 10 की पावर -3। ग्रेन ऑफ सैंड है, समझ रहे हो, उसका 10 की पावर -4। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स यानी कि जो हमारे ब्लड में होता है, किसी ने देखा है, नहीं, 10 की पावर -8। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देखो वाटर कैसा होता है, उसका भी कितना, मतलब उसके मॉलिक्यूल का साइज भी 10 की पावर -9 होता है। और एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो उसका साइज यानी कि जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उससे भी कितना गुना छोटा साइज होता है किसका, एटम्स का, ठीक है। तो हम अपनी नेक्ड आई से एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। अब वो तो यहाँ पे दिखाया गया है एनसीईआरटी में कि बहुत सारी टेक्निक आ गई। ये भी क्या है, सरफेस है सिलिकॉन की, सिलिकॉन का एक एटम नहीं है, ठीक है। तो देखो एटम अगर इतना छोटा है तो हम उसके बारे में क्यों सोचते हैं और क्यों पढ़ना हमें, क्योंकि एटम ही है जो हमारे आसपास के पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं या जो एंटायर वर्ल्ड है वो किससे मिलके बना होता है, हमारा एटम से, ठीक है। हम उसको देख भी नहीं सकते लेकिन वो हमारे आसपास हमें लगातार क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दी गई है किसकी, सिलिकॉन की सरफेस दी गई है, ना कि एक एटम दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स की। तो देखो भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ इजी करने के लिए किसी भी चीज़ के सिंबल्स या कोई भी स्टेप्स लिया जाता है। अब मान लो कोई रिएक्शन लिखनी है और तुम्हें लिखना पड़े पूरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कितना लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, सिंबल्स ऑफ एटम्स की ज़रूरत पड़ी। तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक सिंबल्स, ठीक है। कि ये सबसे पहले किसने दिए, किसने बात की सिंबल्स ऑफ एटम्स की, डाल्टन ने बात की, ठीक है। तो डाल्टन ने हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को इस तरीके से, फॉस्फोरस को ऐसे रिप्रेजेंट किया, कॉपर को इस तरीके से, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में भी पूरी टेबल दी गई है। कार्बन को ऐसे लिखा उसने, सल्फर को ऐसे, लेड को ऐसे, प्लेटिना को ऐसे, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, तो सबका उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या सिंबल्स दे दिया। अब ये तो एक हाइड्रोजन एटम का सिंबल है, अगर हमें 2 हाइड्रोजन एटम लिखना है तो हमें 2 बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए हमारे ब्राजीलियर्स, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए उनके नाम के पहले या दूसरे लेटर्स को मिला के, ठीक है। तो द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट मेड फ्रॉम 1 or 2 letters of the name of the elements are given by ब्राजीलियर्स, नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। बट उससे पहले बिगिनिंग में क्या था कि कुछ एलिमेंट्स के ड्राइव नेम भी दिए गए कि वो कहाँ से मिले हैं, कौन सी जगह से, उसका सोर्स क्या है, उनका कलर्स क्या है, ठीक है। तो उनके बेसिस पे भी इसका नाम दिया गया, ठीक है। जैसे कि दे रखा है कि भाई कॉपर का नाम कॉपर क्यों पड़ा, क्योंकि वो
साइप्रस से क्या किया गया था, ड्राइव किया गया था या मिला था। इसी तरीके से गोल्ड को गोल्ड क्यों बोला गया, क्योंकि उसका कलर कैसा होता था, येलो होता था, है ना। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड क्यों बोला गया, क्योंकि वो चींटी से प्राप्त हुआ था, और चींटी को क्या कहते थे लैटिन लैंग्वेज में, फॉर्मिका कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ड्राइव नाम दे दिए गए। CH4 को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि वो दलदली क्षेत्रों से मिलती है। तो इस तरीके से कि वो कहाँ से मिलती है उसके बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स के नाम दे दिए गए। अब देखो हमारा आया IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स के पहले व दूसरे लेटर्स को मिला के सिंबल्स बनाए गए। जैसे लिथियम, तो L को बड़ा रखा जाएगा, सेकंड लेटर को छोटा। कैल्शियम में भी C को बड़ा, A को छोटा। कोबाल्ट में भी C को बड़ा, ऑक्सीजन को छोटा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे जिंक, तो जिंक में एक Z ले लिया और एक बीच का एलिमेंट्स एक सिंबल ले लिया, तो उससे जिंक का सिंबल बना दिया गया। क्लोरीन में भी ऐसे एक C ले लिया, एक L ले लिया। जैसे सोडियम का नाम Na क्यों है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोला जाता है सोडियम को, तो Na बोला। फेरस का सिंबल Fe क्यों है, क्योंकि फेरस को लैटिन में फेरम बोला जाता है, तो उसका सिंबल क्या हो गया, Fe हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम को क्या बोला जाता है लैटिन में, कैलियम बोला जाता है, तो इसका सिंबल क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टडी को इजी करने के लिए क्या दिए गए, इनके सिंबल्स दिए गए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब आगे हमारा सबके बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब देखो हमारी NCERT में ये टेबल दे रखी है, कुछ सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। एल्यूमिनियम का क्या है, Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, बोरोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखो अब आप सब लोग जानते हो कि जो एटम्स होता है ना वो कितना छोटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है, कि जिसको हम देख भी नहीं सकते और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा होता है। तो क्या उस एटम का मास ज्ञात करना या मास कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं है भाई, वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या करा कि रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के थ्रू, और उससे क्या फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क है एक सिंगल एटम का क्या करना, मास को डिफाइन करना। तो हम कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ड्राइव करेंगे। रिलेटिव मतलब कैसे कि किसी दूसरे एटम्स के मास से उसको क्या करेंगे, कंपेयर करना, क्या कहलाता है, रिलेट करना, या रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है उसको। ठीक है, तो देखो भाई, आपने कहा, आप गए मार्केट में और आपने कहा कि मुझे क्या चाहिए, चीनी चाहिए, तो चीनी किस में लोगे, किलोग्राम में। ठीक है, लेकिन किलोग्राम में भी पहले के टाइम में क्या था कि भाई कुछ तो यूनिट सेट की गई होगी ना, कि भाई इतना मास ये है और ये किसके बराबर होगा, 1 किलो के बराबर होगा। ठीक है, मान लो किसी के पास वेट या बाट नहीं हुए थे पहले, तो मान लो एक शॉपकीपर ने अपने क्या रखा है, एक ब्रिक्स का टुकड़ा रखा और उसको बोल दिया कि भाई ये क्या है, 1 kg है। तो 1 kg किसके बराबर हो गया, उस ब्रिक्स के टुकड़े को। अगर अब किसी को 5 किलो चीनी लेनी है तो वो उसको उस ब्रिक्स के टुकड़े के कंपेयर में 5 गुना चीनी देगा तोल तोल के। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि किसी के रिलेटिव मास हो गया कि हम किसी से कंपेयर करके उसका दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे एटम्स का क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो
कि मान लो एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, अब उसके पास क्या है, ये वाटरमेलन है ना, उसके पास बट्टे गायब हो गए, तो उसने क्या करा कि इस वाटरमेलन के 12 टुकड़े कर दिए और इस 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया और उसको कह दिया कि भाई ये इसका वेट है वो कितने के ग्राम है, मान लो उसने माना कि 200 ग्राम है, या और इसका जो वैल्यू है वो 2 रुपये है, ठीक है, 2 रुपये है, या उसने 10 रुपये माना उस चीज़ का। तो अब जो भी सामान देगा ना वो इसके कंपेयर में तोल तोल के देगा, ठीक है। मान लो कोई भी चीज़ उसने ली तो इस जो टुकड़ा है वाटरमेलन का जो बचा है उसके कंपेयर में वो चीज़ 10 गुना थी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपीज़, क्योंकि एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है 2 रुपये, तो वो 10 गुना थी तो उसकी वैल्यू उन्होंने कितनी मान ली 20 रुपीज़। तो ये होता है हमारा क्या, रिलेटिव मास। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या माना, रिलेटिव मास के लिए ऑक्सीजन को माना था। क्यों माना था ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्योंकि एक तो सबसे रिएक्ट कर लेता है, दूसरा ये जो भी कंपाउंड्स बनाता है ना किसी के साथ भी, तो वो किस में बनाता है, होल नंबर्स में, ठीक है। तो उनका जो मास आता है वो किस में आता है, ऑक्सीजन के साथ होल नंबर में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो डिस्कवरी हुई धीरे धीरे, तो कार्बन 12 आइसोटोप्स को क्या मान लिया गया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट मान लिया गया, ठीक है। तो कार्बन को क्यों माना, क्योंकि भाई कार्बन इजीली अवेलेबल था, ठीक है। अब कार्बन के तो बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13, 14, पर कार्बन 12 उस टाइम डिस्कवरी हो गई थी कार्बन 12 की, और कार्बन हर जगह लकड़ी वगैरह में सब जगह मतलब इजीली मिल जाता है, तो इसलिए कार्बन को क्या माना उन्होंने, रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट मान लिया। और उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास क्या होगा कि जिसका मास कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 1/12 मास के बराबर होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, और इसी का कंपेयर करेंगे हम अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है, अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास की, तो देखो एटॉमिक मास है हमारा एन एटॉमिक मास यूनिट may be defined as the mass of 1/12 the mass of an atom of carbon taken as C12, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप्स को रेफरेंस यूनिट की तरह लिया गया और एक्सप्रेस एज AMU, पहले इसको AMU में रिप्रेजेंट किया जाता था, बट अब इसको यूनिफाइड मास के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, जिसका भी मास हमें निकालना है उसका मास बटे में 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के एक एटम का 1/12 मास। जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है हमें, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, 1/12 इंटू 12, तो कितना आ गया 16 AMU या यूनिफाइड मास आ गया, ठीक है। कार्बन इज यूज एज रेफरेंस एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा एटॉमिक मास कि किसी भी कार्बन 12 के एटम्स, एक एटम का 1/12 पार्ट ऑफ मास हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव मास कहलाता है, और इसको ही कार्बन 12 को ही हम रेफरेंस एलिमेंट्स के लिए यूज में लेते हैं। रेफरेंस मतलब कि भाई कोई कहे कि मैं इतना दूर खड़ा हूँ, भाई किसके रेस्पेक्ट में इतना दूर खड़ा है, उस खंबे से या उस दीवार से या उस शॉप से, तो वो उसका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, कार्बन 12, ठीक है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट, यानी कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अभी देखो मैंने बताया था कि कुछ एटम्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो एटम्स क्या करते हैं, आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस इकट्ठे होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आज एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 का 9th क्लास के एनसीईआरटी का पहला पार्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, इस चीज़ को आप कवर कीजिए। ओके।